कांग्रेस में भी आप देख लीजिए उत्तराधिकार चलता रहा, पिता के बाद पुत्री, पुत्री के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, नाती, इन्हीं सब का दौर चल रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के ही आइडियोलॉजी पर चलने वाले वो व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का प्रतिबिंब है उपेंद्र कुशवाहा। ये सारे लोग लाइन लगा करके नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की होड़ में खड़े हैं। निश्चित रूप से एक उम्र के बाद हर किसी का उत्तराधिकारी तैयार होता है। जब इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू से के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन देश को चलाएगा, तो अचानक से राजीव गांधी आ गए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। निश्चित रूप से आप बाबा वानी देख रहे हैं। हेडलाइन तो आपने देख ही लिया होगा, और हेडलाइन देखने के बाद चूंकि मैंने शुरुआत की है तो इसके पीछे कारण जरूर कुछ अलग होगा। कारण ये है कि आज हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इंटरनल बातें लेकर के आए हैं जो शायद ऊपर ऊपर से गुजर गई होगी या आप तक पहुंची होगी, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि मैं बार बार जो ये बात कह रहा हूं कि नीतीश का उत्तराधिकारी, नीतीश का रिप्लेसमेंट कौन होगा, नीतीश क्या करेंगे, ये सभी चर्चाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन आज जो मैं बात लेकर के आया हूं कि आखिरकार नीतीश कुमार किसे अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। क्या नीतीश कुमार चुनेंगे या फिर नीतीश कुमार को रिप्लेस करके किसी और को दे दिया जाएगा। इन सभी बातों पर चर्चा होगी और बहुत सारे सवाल जो है दीपक के पास थे। इसीलिए मैंने आज शुरुआत की कि सवाल जब दीपक पूछेंगे मुझसे तो सवालों में कहीं उलझ न जाएं हम, इसलिए मैंने शुरुआत की है। और चूंकि ये जानकारी बहुत ही इंटरनल हम लेकर के आए हैं, इसलिए आपसे आपका 10 से 15 मिनट का समय हम चाहेंगे कि आप ध्यान दीजिए। चूंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ मामला है, एक पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है, जो पार्टी पिछले 20 साल से बिहार को लीड कर रही है, जिसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार अब उम्र के उस अवस्था पर हैं जहां 70 पार कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि क्या नीतीश कुमार स्वेच्छा से किसी को अपना उत्तराधिकारी चुन लेंगे या फिर नीतीश कुमार को रिप्लेस कर दिया जाएगा और कोई आ करके उनका कुर्सी छीन लेगा, हबक लेगा, या फिर उस कुर्सी पर आधिपत्य जमा लेगा। दीपक, आपके पास बहुत सारे प्रश्न हैं, ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर रहे थे। मैं चाहूंगा कि आप अपने प्रश्न सिलसिलेवार ढंग से पूछें और मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूं। प्रश्न से पहले एक और बड़ी बात है बाबा जी, आपके पास और आपके पिटारे में वो खबर होती है जो शायद कोई चैनल दिखा रहा होता है, और अगर दिखा भी रहा होता है तो उस ढंग से होती है कि वो ऊपर ऊपर निकल जाता है, लेकिन फिर विश्लेषण के लिए आपकी जरूरत पड़ती है। हम भी देखे कई जगह खबरें चल रही थी, लेकिन अगर ये खबरें चल रही तो इसके कोई मायने तो होंगे खबर का। देखिए, किसी भी चीज को बिना प्रमाण के कोई मानने के लिए तैयार होता नहीं है। आपको याद होगा कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो ज्योतिष को झुठलाया भी जाता है, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, हमारे शास्त्रों को स्वीकार किया और बताया कि नहीं, ये जो 16 योजन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, तो निश्चित रूप से जैसे ही बात आई पुष्पक विमान की, हवाई जहाज जब बन के आया, हेलीकॉप्टर जब बन के आया, तो लोगों ने कहा कि नहीं, वो सही था। तो सिंपल सी बात है कि हमें भी बार बार सीता की तरह अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। चुनाव से पहले हमने जो बातें कही 100% बातें सही हुई हैं, लेकिन अग्नि परीक्षा तो हमें ही देनी पड़ी थी। एक और बड़ी बात है बाबा जी, जब हम ये खबर करने जा रहे थे तो आप हमको रोक दिए कि आप मत करिए, आप करिएगा तो आप डायरेक्ट जानकारी दीजिएगा, फिर ऊपर ऊपर निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ बैठिए, आप अपना जो सवाल है वो डायरेक्टली हमसे पूछिए, जनता को खबर मत दीजिए। हम विश्लेषण करके दर्शकों को बताएंगे कि आखिर इस खबर के पीछे कारण और बड़ा वजह क्या है जी। अब देखिए, नीतीश कुमार की चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रणनीतिकार कहा जाता है, मतलब कि चाणक्य कहा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर जब जब सवाल होता है तो नीतीश कुमार एक ऐसा एक्शन लेते हैं, आपके प्रोग्राम से जैसे कर तो रहे हैं बाबा वानी, लेकिन खूटा ठोक में नीतीश कुमार ने खूटा ठोके हुए हैं। पिछले 20 सालों से, 2 दशकों से एक अन्य मार्ग में ही है। तो क्या लगता है बाबा कि नीतीश कुमार की कुर्सी जो है कोई आगे खिसका लेगा? आपने खूटा ठोक का नाम लेकर के फिर मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया दीपक। खूटा ठोक मेरे दिल के बहुत करीब है, और चूंकि मैं भोजपुरी भाषाभाषी हूँ, भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, और उससे इतना मैं प्यार करता हूँ जितना मैं अपने राज्य से, अपने देश से, अपने देश के लोगों से प्यार करता हूँ। मैं अपने आप से जितना प्यार करता हूँ उससे ज्यादा मैं अपनी भाषा से, अपनी जमीन से, अपनी धरती से प्यार करता हूँ। और मैं खूटा ठोक बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूँ, चूंकि चुनाव में बहुत सारे काम करने थे, बहुत सारे ऐसे
जिम्मेवारियां आप लोगों ने मुझे दे दी थी, जिसमें मैं खास करके उस कार्यक्रम को नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको करने के लिए मुझे कम से कम 2-3 घंटे समय चाहिए। उसमें जो विश्लेषण करता हूं मैं, उसमें बड़ी रिसर्च के बाद मैं उन बातों को रखता हूं, क्योंकि भोजपुरी जैसा कि मैंने बताया कि मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसमें अगर कोई क्वेश्चन करता है, कोई आरोप लगाता है, तो मुझे टेंशन होने लगता है कि मैंने कोई गलत बात कह दिया है क्या। चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब मैं देना शुरू करता हूं। और सबसे पहले जिस बात की आपने चर्चा की, उत्तराधिकारी की, निश्चित रूप से एक उम्र के बाद हर किसी का उत्तराधिकारी तैयार होता है। जब इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल नेहरू से के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन देश को चलाएगा, तो अचानक से राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी के बाद कौन होगा, तो अचानक से कई लोग उस लाइन में, फहरिस्त में कांग्रेस से भी खड़े हो गए, और आपने देखा होगा कि अलग अलग पार्टियों से, जनता दल से, फिर भारतीय जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी सामने आ गए। इसके बाद फिर मनमोहन सिंह आ गए, और मनमोहन सिंह के बाद तो सीधे जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, तब से 11-12 सालों से वो लगातार बिहार की गद्दी पर काबिज है। तो ये सिलसिला है, और आप जानते हैं कि सत्ता किसी व्यक्ति की नहीं होती है, सत्ता अक्सर अपना नेता बदलती है। नीतीश के बाद कौन, ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब शायद बिहार अभी खोज रहा है। लेकिन उत्तराधिकारी की जब भी बात होगी, तो उत्तराधिकारी में सबसे पहले अगर शुरुआत हम करें, तो इस बात को अग्रसोची लालू प्रसाद को कहा जाता है कि समाजवादी नेता हैं, उन्होंने समाज में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, और मानता भी मैं हूं कि निश्चित रूप से लालू प्रसाद ने एक जो हमारे यहाँ माहौल बन गया था, जिसमें सवर्णों ने कब्जा कर लिया था पूरे सिस्टम पे, बिल्कुल, उनको धीरे धीरे करके उन्होंने उस रास्ते से हटा करके और पिछड़ों और अति पिछड़ों की सरकार लाने की कोशिश की, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। और यहाँ से एक परिवर्तन हुआ, और इस परिवर्तन के बाद जब 15 साल उन्होंने शासन कर लिया, 10 साल शासन से बाहर रह गए, 5 में जब शासन उनका गया, तो 5 और 10 जब 2 बार उस शासन से बाहर हो गए, हालांकि 13 में उनको मौका मिला नीतीश कुमार का सपोर्ट करने के लिए, लेकिन 15 में उन्होंने सोच लिया कि ये 25 साल जो समय गुजरा है, इस 25 साल में जो मेरी पौध तैयार हुई है, जो मैंने जमीन बनाया था, उस जमीन का कोई तो वारिस होगा। उससे पहले उन्होंने जब जेल गए, तो अपनी पत्नी को अपना वारिस घोषित करके और उनको अपनी गद्दी पर बिठा दिया था। बिल्कुल, उत्तराधिकारी का जो राजतंत्र में चलता था, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी चलता है। भले उसको हम नजरअंदाज कर लें, या उसको परिवारवाद का संज्ञा दे दें, या और भी किसी चीज की बात हम कर लें, लेकिन जो बातें सामने आती हैं, उसमें साफ साफ नजर आता है कि क्षेत्रीय पार्टियां इसके लिए, और यहां तक कि राष्ट्रीय पार्टियां भी, कांग्रेस में भी आप देख लीजिए, उत्तराधिकार चलता रहा। पिता के बाद पुत्री, पुत्री के बाद बेटा, बेटा के बाद पोता, नाती, इन्हीं सब का दौर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने 2015 में अपने दोनों पुत्रों को, उससे पहले राबड़ी देवी को, उससे पहले आपने देखा होगा कि मीसा भारती को उन्होंने राजनीति में ला करके और उत्तराधिकार देने की कोशिश की। पूर्णतः उन्होंने अपने बड़े पुत्र, बड़ी पुत्री के रहते हुए तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा ऊपर ही समझ करके उनको दिया, जो आज नीतीश कुमार के समकक्ष खड़े हैं, और बार बार नीतीश कुमार को ये याद दिलाते होंगे कि लालू का तो उत्तराधिकारी है, उनकी पार्टी तो कोई संभाल रहा है, आपकी पार्टी कौन संभालेगा। बिल्कुल, तो यहाँ नीतीश कुमार को निश्चित रूप से एक क्वेश्चन जरूर उनके अंदर आता होगा। यही बात नहीं रुकती है, बात इसके आगे बढ़ा करके ले जाइए आप रामविलास पासवान। हालांकि चिराग पासवान 2014 में ही राजनीति में एंट्री कर चुके थे। 2014 में ही उन्होंने अपने पिता से उनकी विरासत को अपने हाथ में ले लिया था, क्योंकि ये बातें खुल करके रामविलास पासवान जी ने कही थी कि मैं यूपीए में ही रहना चाहता था। चिराग ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देते हुए, जितना वो राजनीति जानते थे, उसके हिसाब से उन्होंने कहा जाए तो प्रिडिक्शन किया, और उस प्रिडिक्शन के आधार पर उन्होंने कहा कि आने वाला समय जो है, देश को बदलना है और देश में बेहतर शासन लाना है, तो उसके लिए नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना होगा। और वहां से वो एनडीए की तरफ स्विच किए, 6 में से 6 सीटें जीत करके आए। और इसके बाद 2014 से लेकर के अब तक उत्तराधिकारी के रूप में, एक तो बीच में रामविलास पासवान का इंतकाल हो गया, और इंतकाल होने के बाद अचानक से इनको पूरी जिम्मेवारी इनको संभालनी पड़ी। इस बीच में अपने भाई को भी उन्होंने कुछ समय के लिए उत्तराधिकार दिया था, कोशिश किया था कि उनके भाई जो है संभाले, लेकिन उनसे नहीं संभाल पाया। उन लोगों ने क्या किया कि उत्तराधिकारी को लेकर के और जमीन को लेकर के छीना झपटी मचा दी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत को, जमीन को निकाला, संभाला और उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। वही रामविलास पासवान जो 2000 में एक अच्छा खासा जीत करके आए थे, सरकार भले नहीं बनी, लेकिन आज अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए बिहार में सरकार का हिस्सा बने हैं
कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि दो दो मंत्री उनके हैं। तो ये बिल्कुल। सारी परिस्थितियां बना करके चिराग पासवान ने अपने पिता की विरासत को संभाला है, जैसे तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। बात यहीं तक नहीं रुकती है। बिहार में जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल के अलावे जीतन राम मांझी ने भी अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को बना दिया है। देश के अलग अलग हिस्सों में अगर बात करें तो अंततः आप देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा इस चुनाव में अपने पुत्र को दे दिया अंततः तक हार करके, क्योंकि नीतीश कुमार के ही आइडियोलॉजी पर चलने वाले वो व्यक्ति हैं। कहा जाता है कि नीतीश कुमार का प्रतिबिंब है उपेंद्र कुशवाहा। वो भी परिवारवाद से दूर थे अब तक, लेकिन पत्नी और बेटा दोनों को एक साथ उन्होंने शामिल करा लिया। बिल्कुल। बात यही नहीं रुकी है, इसके अलावे भी बातें शुरू हो गई हैं। आप देश के अलग अलग हिस्सों में देखें तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, हो सकता है कि इस बार जो चुनाव 2026 में होने वाला है, उस चुनाव के बाद अपने भतीजा अभिषेक बनर्जी को सत्ता सौंप दें, उसकी भी तैयारी चल रही है। और अभिषेक बनर्जी ने पूरी तरह से, आप लोकसभा में जाकर देख लीजिए अभिषेक बनर्जी किस तरह से चीजों को लीड करते हैं, उसको आगे टैकल करते हैं, जैसे पहले ममता बनर्जी क्या करती थी। तो उनके उत्तराधिकारी भी चुने गए हैं। इसके बाद बात करें हम मुलायम सिंह की, तो मुलायम सिंह के उत्तराधिकारी तो स्वतः, या कहा जाए कि बाय हुक एंड क्रूक, खुद अखिलेश बन गए थे। अपने चाचा और सबसे उन्होंने पार्टी को छुड़ा करके खुद अपने बन करके और बेहतर परिणाम दे रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने प्रदर्शन बेहतर किया है। इसके बाद मायावती की बात करी तो उन्होंने भी अपने भतीजे को, आकाश को अधिकार दे दिया है। यानी कि पूरी तरह से आप देख लीजिए तो अलग अलग राजनीतिक दल, शिवसेना में भी वही हुआ, इसके बाद एनसीपी में भी आप वही देख लीजिए, सभी ने अपने दूसरी पीढ़ी को उत्तराधिकारी बना लिया। लेकिन नीतीश कुमार इसमें सबसे पीछे चल रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार पर इतना दबाव है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके पीछे का कारण क्या है? लेकिन उससे पहले एक और बड़ी बात है, पता है क्या, नीतीश के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। जी, मैंने ये बात बताई कि उपेंद्र कुशवाहा जो उस आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग थे, वो भी समाजवादी विचारधारा के, परिवारवाद से दूर रहा करते थे। उनको, उनका भी कोई परिवार को आप एक्टिव नहीं देखे होइएगा। लेकिन इस बार के चुनाव में उन्हें लगा कि जो लोग भी आते हैं उनके साथ धोखा हो जाता है, इधर से उधर। पिछली बार 2014 में देखिए तीन सीट मिला था, तीनों सांसद उनके जीत करके आए और अकेले रह गए। वो दोनों उनका साथ छोड़ के चले गए। बाद में फिर जरूरत महसूस हुई तो उनके विधायक भी उनके साथ चले गए 2015 में। तो निश्चित रूप से अब क्या था कि उस पार्टी को और उनके विरासत को संभालने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत थी, जो उन्होंने अपने पुत्र को बना दिया, स्थापित कर दिया, मंत्री भी बनवा दिया। और ये मौका था, उस मौके को चूक नहीं रहे। और पत्नी विधायक बन गई, ऑलरेडी पत्नी विधायक बनी है, वो तो जीत करके आई है, लेकिन पुत्र को उन्होंने स्थापित कर दिया। अब ऐसे में जो आगे की चर्चा है वो इस मुद्दे पर आकर के टिक गई है कि नीतीश का उत्तराधिकारी की रेस जो शुरू हुई है, उस रेस में कौन कौन है। कई नाम आपके सामने हैं। जिन लोगों का नाम मैंने लिया है, चाहे वो लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की बात मैं करूं, या फिर रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की मैं बात करूं, या फिर जीतन राम मांझी के पुत्र की बात मैं करूं, संतोष मांझी की, या फिर मैं बात करूं शकुनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी का, जिनको कि सामने रखा गया है। बिल्कुल, वो भी किसी राजनेता के पुत्र हैं जिन्होंने समता पार्टी का निर्माण कराया था। मुझे जानकारी है उसके हिसाब से, जब मेरी बात शकुनी चौधरी से हो रही थी तो उनके घर में ही, कई बार सम्राट चौधरी ने मेरे साथ बातचीत में कहा कि उनके घर में ही समता पार्टी का नींव रखा गया था। तो ऐसी स्थिति में ये सारे लोग लाइन लगा करके नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी की होड़ में खड़े हैं। लेकिन इसके अलावा कई हिडन नाम जो हैं वो भी उस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार की आखिर जदयू, जिसको कहा जा रहा था कि समाप्त हो जाएगी, वो पार्टी एक बार फिर से मजबूती के साथ अपने विधायकों को लेकर के और सदन में खड़ी है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर भरोसा जताया है, जिसके कारण 202 सीटें जो है वो जीत करके एनडीए गठबंधन आई है। तो क्या नीतीश कुमार ये सुनहरा मौका समझ करके अपनी बात को, अपने आइडियोलॉजी को थोड़ा सा किनारा करते हुए वक्त के हिसाब से उसका विश्लेषण और उसकी समीक्षा करने के बाद वो पार्टी हक में, बिहार के हक में और आने वाले भविष्य को देखते हुए अपने पुत्र को जिम्मेवारी देंगे अपने उत्तराधिकारी के रेस में, क्या उसे वो सही मौका, सही स्थान और समय के हिसाब से दे देंगे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार को देना चाहिए, क्योंकि इसका अफसोस समय पर राहुल गांधी को कमान नहीं देने का अफसोस आज भी सोनिया गांधी को होता है। क्योंकि मुलायम सिंह और जितने भी लोग थे, ये सब 2014 के चुनाव में एक दूसरे से इसलिए लड़ रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बनेगा। बिल्कुल, लालू प्रसाद चाहते थे कि हमको बना दिया जाए,
मुलायम सिंह चाहते थे कि हमको प्रधानमंत्री बनाया जाए और नीतीश कुमार ऑलरेडी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट सामने खड़े थे, बिल्कुल, क्योंकि 2014 में वो इसीलिए छोड़ करके आए थे कि वो नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ सके और प्रधानमंत्री बनाया जा सके। बिल्कुल, ऐसा हुआ नहीं और नतीजा सबके सामने है। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बिहार में नीतीश को रिप्लेस कौन करेगा या नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसमें एक नाम निशांत का आ रहा है। अब निशांत का नाम मैं क्यों ले रहा हूं? निशांत का नाम मैंने 2 दिन पहले भी लिया था और जब पहली बार पार्टी के अधिकृत व्यक्ति संजय झा, जो कि पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने जब ये बात कही तो निश्चित रूप से अब निशांत पर सोचना शुरू कर दिया गया। जबकि भारत लाइव तो 2 साल पहले से इस पर पूरी तरह से ये बात कहता आ रहा है कि जदयू को इसी उम्मीद में लोग आज भी पसंद कर रहे हैं और नीतीश कुमार को और ज्यादा लोग वोट दे करके उनको सत्ता में रखते हैं कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से अपने पुत्र निशांत, जो कि पढ़े लिखे भी हैं, शांत हैं, सौम्य हैं और व्यवहार कुशल हैं, उनको कमान दे दिया जाएगा, जिससे कि ये लौकुश की पार्टी बच जाएगी। मैं आपके साथ जब चर्चा कर रहा था निशांत के आने पर और संजय झा के उस समीक्षा पर, जिसमें उन्होंने पहली बार ये बात कही थी निशांत को लेकर के, कोई बयान उन्होंने दिया था। इससे पहले आप देख लीजिए कि जदयू के भीतर क्या चल रहा था। जदयू में कभी ललन सिंह बहुत पावरफुल हुआ करते थे और कहा जा रहा था कि जदयू को अब ललन सिंह ही संभालेंगे, ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने, उस खबर को भी हमने ही ब्रेक किया था और हमने कहा था कि ललन सिंह इस्तीफा होगा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह का इस्तीफा देकर के नीतीश कुमार खुद कमान अपने हाथ में लेंगे और ये बात हुई। इससे पहले आरसीपी सिंह को उत्तराधिकारी माना जा रहा था, लेकिन अंततः आरसीपी सिंह की गति क्या हुई, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड है उसमें नीतीश कुमार या नीतीश कुमार का कोई, उसी पर लोग भरोसा करेंगे। कोई भी तीसरा आदमी या फिर किसी और फैकल्टी से आता है उसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष स्वीकार कर सकते हैं, अध्यक्ष कुछ हद तक स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन पार्टी का कमान और पार्टी वही चलाएंगे ये संभव नहीं है। ललन सिंह को बनाया गया, ललन सिंह को क्यों हटाना पड़ा सबको पता है। बिल्कुल यही हाल आरसीपी सिंह के साथ हुआ, उनको भी हटाना पड़ा। उसके बाद उत्तराधिकारी की जब चर्चा हो रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा की भी चर्चा सामने आई। बीच में कुछ समय के लिए और लोगों के नाम भी आ रहे थे, लेकिन अब जब नाम मनीष वर्मा का आया तो मनीष वर्मा को लेकर के 4-5 फैक्टर मनीष वर्मा के तरफ मूव कर रहे थे। एक तो नीतीश कुमार का उनकी जाति से होना, मनीष वर्मा और नीतीश कुमार एक ही जाति से आते हैं। दूसरा, उनके साथ एक प्लस पॉइंट जुड़ा हुआ है कि वो भी आईएएस रहे हैं। उनके पिता, जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनके पिता एक नामी गिरामी डॉक्टर रहे हैं और वो नालंदा क्षेत्र से ही आते हैं। ये सभी चीजें उनके पक्ष में जाती है और इससे नीतीश कुमार को परिवारवाद का ठप्पा भी नहीं लगेगा। लेकिन पार्टी के भीतर अगर पलड़े पर एक तरफ निशांत को रखा जाए और दूसरी तरफ मनीष वर्मा को रखा जाए तो निशांत वाला पलड़ा भारी पड़ेगा हमेशा से। और मनीष वर्मा भी चाहते हैं कि निशांत सामने रहें और पीछे से उनके सपोर्ट में वो खड़े रहें, जैसा कि पहले भी नीतीश कुमार के साथ उनकी लॉबी करती रही है। ऐसे में एक मौका आ गया है जिस रेस में कहीं ना कहीं है तो बहुत सारे लोग, लेकिन कई लोगों को आउट करके निशांत का नाम सबसे ऊपर रखा गया है। और अगर नीतीश के उत्तराधिकारी के रेस में निशांत हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को यह फैसला लेना होगा और नीतीश उस फैसले की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। ये इस बात से इशारा करता है कि निशांत जो है वो काफी एक्टिव हुए हैं। सरकारी कार्यों में भी उनकी कहीं ना कहीं आप देखे होइएगा एंट्री होती है, कई कार्यक्रमों में वो नजर आने लगे हैं और पहले मीडिया से दूरी बनाते थे, अब मीडिया में आ गए हैं। दूसरा, समाजवाद को लेकर के, परिवारवाद को लेकर के जितनी भी बातें नीतीश कुमार ने कही है उससे बिल्कुल अलग, यानी नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार बैठेंगे, कार्यकारिणी की बैठक होगी और उस बैठक में आप देख लीजिएगा अभी जो सदस्यता अभियान चल रहा है इसमें नीतीश कुमार के करीबियों को सदस्यता दिलाई गई है। ये सभी लोग मिलकर के प्रस्ताव पारित कर देंगे कि निशांत को पार्टी का कमान दिया जाए, तो नीतीश कुमार के पास भी वैलिड कारण नहीं होगा उसको नकारने का। ये पूरी प्रक्रिया और सिस्टम संवैधानिक रूप से बनाई जा रही है जिससे कि निशांत को नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो चलिए अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश का अगला उत्तराधिकारी कौन होता है। वो 2-3 नाम है जिसे बाबा ने आपके समक्ष बिल्कुल रखने का काम किया। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप हमारा खास कार्यक्रम बाबा वाणी देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है,
ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।